हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। हमने लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व पढ़ा था। डिमांड हमने देखी थी दो टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। इसी तरीके से डिमांड कर्व भी दो टाइप का होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है डिमांड शेड्यूल, वो भी ऐसा ही सेम। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, देखो। जो अपन ने कल लास्ट क्लास में कर्व पढ़ा था, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को टेबुलर या डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाया जाता है, कर्व फॉर्म में। और डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि वही इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में दिखा दी जाती है बस। जब आप डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा रहे हो तो वो कर्व है, टेबुलर फॉर्म में दिखा रहे हो तो वो शेड्यूल है। दोनों में इतना फर्क है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक इंडिविजुअल अलग अलग प्राइजेस पर जो क्वांटिटीज की डिमांड करता है, उनको जब टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया जाता है तो वो डिमांड शेड्यूल होता है इंडिविजुअल का। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब अलग अलग लोग, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड करते हैं। पांच लोग हैं, पांचों अपनी अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड कर रहे हैं। जब इन सब की डिमांड को इंडिविजुअली दिखाया जाता है और फिर उसका एग्रीगेट करके टोटल करके दिखाया जाता है, तो ये क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड बन जाती है। तो हम यहाँ पर दो पढ़ने वाले हैं शेड्यूल। एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। एक एक के बारे में बात करते हैं। तो डिमांड शेड्यूल में हम पढ़ेंगे दो टाइप्स। एक होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड सेकंड वन इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये दोनों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। एक एग्जांपल से समझते हैं अपन इसको। ये कंज्यूमर है, तो एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइजेस पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड करता है, वो देखने जा रहा है। प्राइस 5, 10, 15, 20 है। 5 पर 100 यूनिट्स की डिमांड करी, तो इस पर 80 यूनिट्स की, इस पर 60 यूनिट्स की और इस पर 40 यूनिट्स की। अब ये जो हमने देखा है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। एक सिंगल कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है। सिंगल कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर ये डिफरेंट डिफरेंट जो क्वांटिटी डिमांड करता है, जब इसी को हम टेबुलर फॉर्म में बता देते हैं तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो गया। अभी इसको नोट नहीं करना है, ठीक है? नोट जब मैं बोलूं तभी करना। अब एक मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। मार्केट की जब बात आती है तो मार्केट में क्या अकेला होता है कोई? मार्केट में मोर देन वन होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
यहां पर हम ले रहे हैं प्राइजेस, वही सेम प्राइस ले रहे हैं। यहां पर ले रहे हैं हम डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स, और यहां हम ले रहे हैं उनकी टोटल डिमांड। जैसे ये एक कंज्यूमर तो सेम मान लेते हैं, यही है। एक कंज्यूमर सेकंड कंज्यूमर की अलग अलग डिमांड से, इस कंज्यूमर की अलग डिमांड है, ये देखो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। अब इनका टोटल करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का टोटल कितना आ रहा है, सेकंड वाले का, थर्ड वाला आ जाएगा हमारा 190, लास्ट वाला टोटल चेक कर लेना भाई, टोटल सभी के सही है क्या। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करें। डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड करते हैं, जब हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में बताते हैं फिर इनको टोटल करके बताते हैं। ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। एक सिंगल था तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और मोर देन वन कंज्यूमर की डिमांड को अलग अलग बताया, फिर उसको टोटल करके बता दिया, तो ये मार्केट की इंफॉर्मेशन आ गई, तो इसको मार्केट डिमांड शेड्यूल बोल दिया। इतना सिंपल सा है। बताओ क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए नोट करते हैं इसको। फर्स्ट टॉपिक, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में लिखिए। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये लिखना है, फिर हेडिंग डाल के अब लिखना है, टेबल में तो बनाना अभी, और बना ली तो उसके नीचे लिख लो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। लिखिए, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड बाय, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, when quantity demanded by an individual consumer at different price levels, individual consumer at different price levels are shown in tabular form, are shown in tabular form, then it is known as, then it is known as individual demand schedule। ये हो गया। अब ये टेबल बना लो जिसने नहीं बनाई थी फटाफट से, और जिन्होंने बना ली थी वो उसके नीचे लिख लेंगे। हाँ, इसके बाद में मार्केट। चलिए मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में जानते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में लिखिए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय, क्वांटिटी डिमांडेड बाय वेरियस कंज्यूमर्स, quantity demanded by various consumers at various price levels, various consumers at various price levels is shown in tabular form and their aggregate demand
is shown in tabular form and their aggregate demand is also shown, then it is known as market demand schedule. Then it is known as market demand schedule. तो ये अपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल सभी को क्लियर है ये? किसी का कोई सवाल हो, डाउट हो, बताओ, ये टेबल बना लेना, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। यस पीयूष, जो टोटल आता है उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। ये सब इंडिविजुअल है और ये क्या है? ये मार्केट है। जो टोटल होकर के आई है ये वाली क्या है? मार्केट है। ये सब इंडिविजुअल है, ये तीन इंडिविजुअल डिमांड्स है, उनका टोटल करा तब मार्केट बनाई। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, टोटल नहीं करेंगे, तो ये तीन इंडिविजुअल लोगों की डिमांड है। मार्केट तभी बनेगी जब इसका टोटल करेंगे, तभी मार्केट बनेगा। चलिए अब देखिए, अब आगे अपन कैसे पढ़ने वाले हैं। अब अपने आज में नोट्स भी उनसे भी पढ़ना है, तो अपन क्या करेंगे, जो नोट्स से पढ़ेंगे तब हम कुछ ना कुछ चीजें समझेंगे। तो नोट्स में अब जब आगे पढ़े तो आपको लिखनी है टॉपिक की मेन मेन हेडिंग्स, फिर उसके अंदर जो भी चीज शॉर्ट में समझाई जाए वो आप खुद लिख लीजिए, जहां लिखवाना होगा मैं खुद लिखवाऊंगा। तो होगा क्या कि अपन को लिखना कम पड़ेगा कई जगह पर, और साथ साथ में हमारे जो है नोट्स भी बनते रहेंगे। अब अपना अगला टॉपिक है डिमांड फंक्शन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। डिमांड फंक्शन, और अगर आपको एग्जाम में बोल दे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, अब देखिए हमने ये जान लिया कि डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। अब हम यहां ये जानने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका फर्क
हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे पड़ता है। बहुत सारी चीजें, जैसे एक चीज तो अपन ने देखी, प्राइस। भाई प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड पर फर्क पड़ता है, लेकिन क्या सिर्फ प्राइस ही है? नहीं, और भी काफी सारी चीजें हैं जिनका एक प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है। तो आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो अपन इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे एक प्रोडक्ट की डिमांड में इफेक्ट आता है। वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। दोनों टाइप के इफेक्ट जो है यहां पर अपन देखने वाले हैं। तो यहां पर अगर अपन देखें तो डिमांड फंक्शन हमको एक चीज बता रखी, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहां पर दिख रहा है कि डिमांड फंक्शन जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। किसके बीच में? डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड किसके साथ में? फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, जिनसे इसका फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोलेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप मान लो आप उस जगह डिमांड हो, पेरेंट्स क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसी तरीके से होता है यहां पर कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, उसके ऊपर काफी सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। अब लेकिन किससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, किधर ज्यादा पड़ेगा किधर कम पड़ेगा, ये सारी चीजें भी देखनी होती है। जैसे मान लो आपको कोई अननोन आदमी कोई बोल दे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं कोई नॉन बोलेगा तो फर्क ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस होते हैं हर एक चीज में। तो इसी तरीके से यहां पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड में और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप बताई गई है कि ये फैक्टर्स है बहुत सारे, देखो इनको एक एक करके अभी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। यहां पर एमसीक्यू बन सकता है वही कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो इसको जरूर से लिख लीजिए। वैसे तो यहां भी लिखा हुआ है, शॉर्ट में अपन अपने टॉपिक में भी लिख देते हैं, और इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, आ रखा है एग्जाम में एमसीक्यू। डिमांड फंक्शन, इसके बाद में क्या करना है, जो मेन मेन पॉइंट है वो लिखने, और उसमें जो हम समझने के लिए वर्किंग पढ़ेंगे वो लिखनी है, बाकी हम बुक से ही पढ़ेंगे। तो डिमांड फंक्शन क्या करता है? शो करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। डिमांड पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन चीजों के बीच में और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताता है डिमांड फंक्शन। अब ये डिमांड फंक्शन की एक इक्वेशन है जो अभी अपन देखने वाले हैं कि वो इक्वेशन क्या है, कैसे वो इक्वेशन फॉर्म में वो सारे के सारे फंक्शन एक ही इक्वेशन में आ जाएंगे। वो कौन कौन से देखिए, ये नोट कर लिया सबने? चलिए देखो, ये देखो, ये एक इक्वेशन दिख रही होगी हमको, dx। dx का मतलब x तो एक गुड्स है, ठीक है, कोई गुड्स कमोडिटी है। डिमांड ऑफ x इक्वल्स टू, इस f का मतलब है फंक्शनल, फंक्शनल या डिपेंड्स ऑन, किस डिमांड ऑफ x प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के ऊपर प्रोडक्ट x की डिमांड डिपेंड। इसमें अब छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है, पी एक्स, पी आर वाई टी पी, फिर पी एफ यू टी, एन जी पी, सी आर, एडवर्टीजमेंट, ये बहुत सारी चीजें हैं। इन एक एक चीज को अब हमको डिटेल में पढ़ना है कि किस चीज का इंपैक्ट कैसे पड़ता है। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। आइए लिख लो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फिर अब पॉइंट पॉइंट लिखना है आपको और उनमें एक्सप्लेनेशन
शॉर्ट में लिखनी है अपन को, ताकि अपन एग्जाम टाइम पर फटाफट रिवीजन करना चाहे तो हो जाए, क्योंकि आपको इतना टाइम मिलता नहीं है मेन एग्जाम में, एक ही दिन में सारे पेपर होने तुम्हारे। ये इक्वेशन लिखनी है। अब जब अपन इस डिमांड फंक्शन को पढ़ेंगे या फैक्टर्स को पढ़ेंगे, तो जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरों को कांस्टेंट मानेंगे। ऐसा नहीं हम बात कर रहे हैं प्राइस की तो बोले सर इनकम से भी तो फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बट एक फैक्टर को पढ़ते टाइम बाकी सभी फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट मानना होगा। यही इस बात में यहां पर नोट में कही गई है कि हम जब अब इनको पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखें कि जब हम एक को पढ़ेंगे तो बाकी सभी कांस्टेंट माने जाएंगे। चलिए अब एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जिसका फर्क पड़ता है ये आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बार बार पढ़ चुके हैं। क्या है? ओन प्राइस ऑफ द गुड्स। पहला पॉइंट अपना ओन प्राइस ऑफ द गुड्स। अपन को शॉर्ट नोट्स बनाने इनके लिए, कोई डिटेल में नहीं पढ़ना अपन को। फर्स्ट पॉइंट हो गया ओन प्राइस ऑफ गुड्स। अगर हम यहां पर बात करें तो हम ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ऊपर जाती है तो उसकी डिमांड नीचे जाती है, और प्राइस नीचे जाती है तो डिमांड ऊपर जाती है। यही बात इसमें बोली गई है। बस ये इतना सा पॉइंट। अब इसको हम थियोरेटिकली एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं आसानी से। पहला पॉइंट अपना पढ़ा हुआ, इसलिए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। कर्व कैसा बनता है? कर्व का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यहीं से एमसीक्यू बनेंगे छोटे छोटे से। तो पहले पॉइंट में अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरे पर आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइजेज ऑफ रिलेटेड, इसमें क्या है देखिए। प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, मान लो कि आपको अभी कहीं पर घूमने नहीं जाना है वैसे तो, लेकिन आपने आपके फ्रेंड की फोटो देख ली, बोला यार ये तो यहां पर घूमने गया हुआ है, तो फिर तो मुझे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किसी और चीज का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा। खुद में कुछ नहीं हुआ, आप तो सख्त हो, लेकिन दूसरी चीजों का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। आपने देखा यार यही घूम रहा है, बताओ हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो मेरे को भी जाना चाहिए। तो दूसरी चीजों का इंपैक्ट कई बार किसी प्रोडक्ट पर पड़ता है। अब वो दूसरी चीजें क्या होती है? दूसरे गुड्स। एक प्रोडक्ट के लिए देखा जाए तो एक प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या दूसरे प्रोडक्ट का प्रभाव इफेक्ट पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ सकता है। दो टाइप के गुड्स होते हैं जिन जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं दूसरे प्रोडक्ट को। एक को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक बोले जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए पहले आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सके, तू नहीं तो कोई और सही, वो कौन है? सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और हम तेरे बिन जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री, तेरे बिना तो मर जाएंगे। ठीक है,
ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे है दोनों देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते। ऐसे कौन से गुड्स है जो आप सब्स्टिट्यूट यूज करते हो एक दूसरे की जगह, है कोई? जैसे चाय कॉफी मान लो, कोल्ड ड्रिंक्स में आपको मान लो कोक नहीं मिली तो ड्यू ले ली, मिरिंडा ले ली, या फिर छाछ ले ली, किसी ने बोले लस्सी ले ली। ये क्या है, एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह पर यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो कि साथ साथ यूज होते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मान लो कोई दो गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर आप एक से जाकर के पूछोगे ना तो बोलेगा मैं उसके बिना अधूरा हूं, ठीक है, जैसे तुम उसके बिना। वही सेम टू सेम है यहां पर। यहां पर प्रोडक्ट को देख करके बोला जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट तो यूज होना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे शू एंड सॉक्स, ये दोनों जनरली एक साथ यूज होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पहनते तो स्मेल आती है क्लास में, ठीक है, ये लेकिन जनरली तो होता है। और बताओ कौन कौन से, पेन एंड इंक, ठीक है, पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। भाई पेन में इंक नहीं है तो फिर पेन क्या काम का भाई, ठीक है। और बताओ और कौन से हो सकते हैं, फोन ऑन चार्जर, ठीक है, इसके थोड़े हाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली साथ साथ में यूज होते हैं। कौन सी चीज, शर्ट एंड पैंट, आज शॉर्ट्स भी पहन लेते हैं लोग। नॉर्मल बताओ जैसे, और क्या है, कार एंड पेट्रोल या कार एंड डीजल बोल लो, ये चीजें भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, साथ साथ यूज होगी, ठीक है। अब लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है सर, अब तो इलेक्ट्रिक कार आ गई, तो ऐसे वो चीजों को साइड में रखो। यहां से पहले ही बोला गया है कि अदर थिंग्स को आप कांस्टेंट रखो, दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखो। अब देखो इनके होने से होता क्या है, पहली बात तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, गुड्स which can be used at the place of each other। ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे के स्थान पर यूज किए जा सकते, उनको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब आखिर सब्स्टिट्यूट गुड्स से इफेक्ट कैसे आएगा एक प्रोडक्ट पर, सब्स्टिट्यूट गुड्स का जैसे कोई एग्जांपल ले, बताओ क्या है एग्जांपल। जैसे सिंपली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो टी एंड कॉफी यूज होता है। हम जैसे मानते हैं कि हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो टी है, सपोज करिए, और इसका सब्स्टिट्यूट है कॉफी, चाय नहीं तो हम कॉफी पी लेते हैं। अब सपोज करिए टी की प्राइस बढ़ चुकी है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, पहले टी भी 30 की थी, कॉफी भी 30 की थी, ठीक है। अब हुआ क्या, टी 50 की हो गई, चाय 50 की आएगी भाई, कॉफी 30 की आएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, कॉफी की डिमांड को बढ़ा दोगे, बोले कोई बात नहीं हमको तो कॉफी दे दो वो भी चलेगी। अब एक चीज की प्राइस बढ़ी तो इस चीज की डिमांड क्या हुई, बढ़ गई, ध्यान रखना। और वहीं मान लो अगर इस टी की प्राइस कम हो जाती तो जो कॉफी पी रहे थे वो क्या बोलेंगे, हम भी चाय पी लेते हैं, वही सस्ती मिल रही है। तो यहां पर क्या हो गया, डिमांड कम हो गई। कैसी रिलेशनशिप दिख रही है, इनवर्स कहां है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो क्या हम यूं कह दे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस एंड डिमांड के बीच में पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, तो अपन इसको बोलेंगे पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहते हैं, हम तेरे बिना अधूरे हैं। मतलब वो साथ वाला गुड्स जब तक नहीं होगा
तब तक काम नहीं बनेगा। ये मिल्क या दही, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री? दूध नहीं मिला तो क्या दही की चाय बना लूंगा? है पिंकी जी? अरे काहे आपके बिहार में दही की चाय बनती है का? है जी। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? एक गाना भी है ना, कॉम्प्लीमेंट्री में वीआईपी शॉट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, इसको म्यूजिक चाहिए लाउड। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? जो साथ में आता है उसको बोलते हैं। तो यहां पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। अब देखो ये एग्जांपल है ना, मुझे थोड़ा सा कम सही लगता है। कैसे? जैसे हम यहां पर अभी एक्सप्लेनेशन देंगे तो हम क्या बोलेंगे भाई, जनरली पेट्रोल से लेते हैं, पेट्रोल की रेट महंगी हो गई। ठीक है, तो फिर अल्टरनेट क्या होता है भाई? डीजल भी होता है। और वैसे तो आप देखो तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना थोड़ी एप्लीकेबिलिटी कम होती है इसे। पहले कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या बोलता है ये, कि अगर एक गुड्स की डिमांड प्राइस बढ़ गई, कोई चीज़ महंगी हो गई, तो साथ वाली चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री साथ साथ यूज होंगे। पेट्रोल अगर महंगा हो रहा है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। लेकिन कार की डिमांड क्या एक्चुअल में कम हुई? तुम देखो पेट्रोल पहले कितने 40-50 रुपए का था, अब 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया। कम हुई? नहीं हुई। लेकिन लोग क्या कोशिश करते हैं फिर, कि यार ये पेट्रोल बहुत महंगा हो रखा, पेट्रोल वाली ना लेके डीजल वाली ले लेते हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पेट्रोल कार एंड पेट्रोल। सिर्फ कार बोलेंगे तो लोग सोचेंगे यार कार तो बढ़ी जा रही है, रेट भी बढ़े जा रही, तो ये तो इकोनॉमिक्स ही गलत है, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको सही करने के लिए क्या बोलेंगे, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल कार्स की डिमांड क्या होगी? कम। वो कार लेने वाला तो कार ले गई, फिर वो डीजल वाली ले लेगा, इलेक्ट्रिक ले लेगा, लेकिन पेट्रोल वाली नहीं लेगा। तो होता क्या है देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे अपन एक एग्जांपल ले, पेट्रोल एक तरफ, पेट्रोल कार। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल वाली कार्स की डिमांड कम हो जाएगी। और वहीं अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, पेट्रोल सस्ता हो गया, कल को पता चले 50 रुपए लीटर हो चुका है, सारे लोग जाके कौन सी कार लेंगे? पेट्रोल कार लेंगे। तो पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप कौन सी दिख रही है? देखो ये इधर जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है, तो मतलब ये कौन सी रिलेशनशिप है? इनवर्स। इनवर्स को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप। इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो एक चीज की प्राइस बढ़ी, पेट्रोल महंगा हुआ, तो पेट्रोल की कारें लोग कम खरीदेंगे। आज मान लो अपन सोचेगा मेरे को कार लेनी है, मैं सोच रहा हूं, मुझे आज खबर मिलती है भाई पेट्रोल 50 रुपए से बढ़ गया है, तो मैं कल पेट्रोल वाली कार खरीदूंगा क्या? नहीं, मैं सोचूंगा पेट्रोल वाली कार तो नहीं लेते, मतलब पेट्रोल वाली कार की डिमांड कम हो गई, मैं क्या ले आऊंगा? डीजल वाली जरूर ले आऊंगा। बट हम अभी किसके बारे में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं? पेट्रोल और पेट्रोल कार। तो एक चीज महंगी होगी तो दूसरी चीज की डिमांड कम होती है। ये किस में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। जो गुड्स एक साथ यूज होते हैं, तो एक चीज की प्राइस बढ़ती है तो सोचते हैं यार दूसरे वाला की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब मेन चीज नहीं बिकेगी। कल को मान लो इंक जो है, इंक महंगी हो जाए, तो पेन का क्या होगा? पेन की डिमांड कम होगी, क्योंकि पेन महंगा हो रहा है अल्टीमेटली, तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में और क्या क्या होते हैं? कौन से गुड्स है और जो साथ साथ यूज होते हैं? जैसे मान लो, वो तो अदर थिंग को कांस्टेंट रखना है ना, वो तो हर चीज का एक्सेप्शन है फिर दुनिया में। आप सॉक्स एंड शूज को देख लो, शूज की प्राइसेस ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली लोग शूज कम खरीदेंगे, तो सॉक्स भी ऑटोमेटिकली कम आ जाता है।
ये भी क्या है अपने आप में कॉम, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख तो लोग पेट्रोल कम खरीदेंगे, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे पढ़ रहे हैं तो हम पहले वाले पॉइंट में जा रहे हैं ना, प्राइस का इंपैक्ट पड़ता है। हमें यहां पर प्राइस एक की चेंज करनी है और फर्क दूसरे में देखना है, ठीक है। जैसे मान लो इसको कुछ हुआ, बोले चोट तुझे लगती है दर्द मुझे होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री में देखना है। वैसे तो चोट मुझे लगेगी तो मुझे ही दर्द होगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बोले एक और मार दो मेरी तरफ से। लेकिन यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में यह है कि एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में इंपैक्ट देखा जाएगा। तो इसी वजह से यहां पर पेट्रोल की प्राइस चेंज हुई, डिमांड किसकी देख रहे हैं हम, पेट्रोल कार की देख रहे हैं, पेट्रोल की थोड़ी ना देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, इसको अपन ने लिखा नहीं, इसको लिख देते हैं, इसको नीचे कर देता हूं मैं थोड़ा। तुम पेज फाड़ के नीचे लगा लो। गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, ये सिंपल लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। बाकी अगर हमको डिस्क्रिप्शन तो लिखना नहीं है, एमसीक्यू ही है, तो हमका हमारा मेन फोकस अंडरस्टैंडिंग पे होगा। अगर हमको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता तो फिर लैंग्वेज पे भी अपन करते कि बोले ऐसे नहीं ये वर्ड यूज करो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो एमसीक्यू में मेन फोकस हमारा समझने पर होना चाहिए। तो ऐसे गुड्स जो कि साथ साथ यूज किए जाते हैं, एक चीज महंगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली महंगी, हाँ एक दूसरे पर डिपेंड। तो अगर अब हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या पॉजिटिव भी बोलते हैं, एक की प्राइस बढ़ती है दूसरे की डिमांड। और वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। ये क्लियर है सभी को पॉइंट, इसमें किसी का कोई सवाल? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब यहां से पढ़ते हैं, देखो द गुड्स कैन बी रिलेट टू ईच अदर ओनली बाय टू वेज। दो गुड्स या तो आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। यहां के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज कैन रिप्लेस ईच अदर्स इन द मार्केट। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर, देखो ये यहां से एमसीक्यू बन सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स को एक और नाम से जानते हैं कॉम्पिटिटिव गुड्स। दोनों का आपस में कंपटीशन होता है ना, कि भाई ये नहीं तो ये। मान लो डव सोप है और पियर्स है, दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं और आपस में कॉम्पिटिटर भी है। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, पॉजिटिव रिलेशन, जैसे यहां पर टी एंड कॉफी, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, नोकिया एंड सैमसंग। ये तो कुछ नोकिया सैमसंग तो फिर भी वैलिड नहीं है। आप ये देखो टी एंड कॉफी, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये अपने जो है मेन एग्जांपल है जो कि अपन समझ चुके हैं, देखो, और पॉजिटिव इफेक्ट होता है ये हमने जान लिया है। अब कल को कोई ऐसा पूछे कि सर है ना, मान लो आप बोल रहे हो टी एंड कॉफी, टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, सर उसने कॉफी भी महंगी कर दी, तो हम कांस्टेंट मानते हैं दूसरी चीजों को, तो हमको ये मानना है कि कॉफी कांस्टेंट है। मान लो 30-30 के दोनों थे, दोनों पे 20-20 बढ़ा दिए तो कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, तो फिर वो कुछ मतलब नहीं है। लेकिन एक में चेंज होगा, दूसरा कांस्टेंट रहेगा, ये अजम्पशन है, ये यहां पर भी लिखी हुई है। जैसे यहां पर अज्यूमिंग प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज कांस्टेंट, यहां पर हम जूस और कोल्ड ड्रिंक का देख रहे हैं। जूस की प्राइस बढ़ी तो लोग जूस छोड़ के कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, जूस की प्राइस कम हुई तो कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दिया, जूस ही पीने लगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, इनके बीच में पॉजिटिव इफेक्ट या रिलेशनशिप क्यों होती है वो अपन देख चुके हैं डिटेल में, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड्स राइजेस द गुड्स बिकम कॉस्टलियर। जब चाय महंगी हुई तो वो कॉस्टलियर हो गई, तो लोग उसके अल्टरनेट ऑप्शन देखेंगे जब कोई चीज महंगी होगी।
तो वो क्या करते हैं फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स देखते हैं. So buyers with scarce income shifted his demand from costlier goods to cheaper goods to fulfill maximum want in his limited income. भाई पैसा तो उतना का उतना ही है. जब कोई चीज महंगी हो गई, अगर उसका ऑप्शन अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे भाई, वो ऑप्शन ले लेंगे. अब कई सारे इसके एक्सेप्शन है, आपके माइंड में भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आते ही है. बोले सर कोई ऐसी जरूरी चीज है, ठीक है, अब गेहूं महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, पेट तो भरेंगे ना, तो फिर वो एक्सेप्शन में आएगी. ये एक्सेप्शन भी आएंगे इसके, तो ये चीज आप ध्यान रखें. हर चीज का एक्सेप्शन बनाया जा सकता है यहाँ. इसीलिए इन्होंने पहले ही बोल दिया भाई दूसरी चीजों को कांस्टेंट रख के स्टडी करें. ये हम पढ़ चुके हैं. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर पेयर ऑफ गुड्स दोज जॉइंटली डिमांडेड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को एक और नाम से जाना जाता है डिपेंडेंट गुड्स. एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते थे अपन, एक और नाम क्या था वो सब्स्टिट्यूट का, कॉम्पिटिटिव. इनका क्या है, डिपेंडेंट. ये देखो इनके एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल. कार कौन सी है, पेट्रोल वाली. पेन एंड इंक, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी. ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि एक चीज महंगी होगी तो दूसरे की डिमांड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कम हो जाए. ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है ये भी हम जान चुके हैं. देखो पढ़ते हैं. इफ प्राइस ऑफ एनी गुड्स आउट ऑफ पेयर राइजेस, किसी भी गुड्स की अगर प्राइस बढ़ती है, ठीक है, दिस लीड टू राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द पेयर. मतलब कोई चीजें एक साथ ही खरीदनी है हमको, पेट्रोल और कार एक साथ ही यूज करेंगे, ठीक है, तो जब एक चीज महंगी होती है तो हम वो चीज लेना कम पसंद करेंगे. जब वो चीज नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ वाली चीज भी नहीं लेंगे. जैसे मान लो कल को टीवी ना बिके तो क्या लोग घर पे रिमोट ले जाएंगे, बोले किसी से खुश हो लेंगे, इसको दबा दबा के चैनल बदल. टीवी नहीं है तो क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है. तो वही बात बोली गई है कि अगर एक चीज की प्राइस बढ़ गई तो वो कॉस्टलियर हो गया, उसकी डिमांड कम हो गई, और ऑटोमेटिकली फिर उसके साथी की डिमांड भी कम हो गई, क्योंकि वो क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे. नेक्स्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर. क्या हमारी इनकम से हमारी डिमांड पे फर्क पड़ता है, पड़ता ही है सर, ऑब्वियसली. सीधी सीधी बात है. देखिए इस पॉइंट में देखते हैं कि क्या बातें हैं. इनकम ऑफ कंज्यूमर. अगर देखो हम बात करें कि अगर एक चीज में चेंज आता है, ये डेल्टा. डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है, वही ध्यान रखना. चलो मैं चेंज ही लिखा देता हूं, नहीं तो बाद में तुम डाउट पूछोगे सर ये त्रिभुज क्यों बनाया है यहाँ, तो इसलिए. चेंज इन इनकम, अगर इनकम बदलेगी तो ऑब्वियसली सर चेंज इन डिमांड भी होगा, डिमांड भी बदलेगी. इनकम बदली तो डिमांड भी बदली. अब लेकिन बदलेगी कैसे, ये डिपेंड करता है. सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सिंपली बात करूं तो अगर सर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. ज्यादा लेंगे हम, खूब पैसा है हमारे पास, ऐसे ही तो बोलेंगे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, खूब पैसा है, ठीक है. और वहीं अगर इनकम कम हो गई तो रोने लगेंगे, बोले गरीबी चल रही है जिंदगी में, कम ले थोड़ा, तो कम ले लेंगे. ये जनरल रूल है. लेकिन अब होता क्या है कि ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है. कैसे, आज मान लीजिए कि किसी की खूब इनकम है, ठीक है, इनकम पहले 50,000 रुपए थी, आज उसकी इनकम 1 करोड़ हो गई, ठीक है, तो क्या वो साइकिल पर घूमेगा, क्या ज्यादा सब बोले अब मैं 5 साइकिल लाऊंगा, मेरी इनकम 1 करोड़ हो गई, क्या करेगा वो फिर, वो कार ले आएगा बढ़िया. मतलब ये कि सर गुड्स पे भी तो डिपेंड करता है कि कौन सा गुड्स है. गुड्स यहाँ पर 2 टाइप के बताए गए. अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया, देखो इनकम से फर्क तो आएगा, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन गुड्स को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, एक नॉर्मल एक इंफीरियर. अब सर नॉर्मल कौन सा, इंफीरियर कौन सा, ये बता नहीं सकते,
इन्होंने बोला ये हमको नहीं पता, ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। आज मान लो आपके लिए ये मोबाइल फोन क्या है, नॉर्मल है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए यही क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा गुड्स हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के लिए हर एक गुड्स अपने आप में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला गया कि अगर मैं इनकम को कंपेयर करूं, देखो इनकम और मैं दो गुड्स ले रहा हूं आपके सामने, एक तो है नॉर्मल, इसको मान लो अच्छे वाले गुड्स, और एक क्या है, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब निम्न स्तरीय, ठीक है, तो लोअर क्लास वाले गुड्स इंफीरियर का। अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो हमने देखा वो डिमांड बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, लेकिन कौन से वाले गुड्स की बढ़ाएगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाएगा, और किसकी कम कर देगा, इंफीरियर गुड्स की कम कर देगा। और वहीं इनकम कम हुई, गरीबी आ गई, तो बोलेगा यार ये महंगी वाली नॉर्मल वाली चीजें तो कम करो और इंफीरियर गुड्स को ज्यादा ले लो। तो मतलब ये हुआ कि किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीजें लेगा, तो उनकी डिमांड तो बढ़ा देगा, और जो खराब क्वालिटी की चीजें उनकी डिमांड वो क्या कर देगा, कम, क्योंकि पैसा है तो उसके हिसाब से। और गरीबी आ गई, पैसा नहीं है, तो बोलेगा सस्ती चीजें ले लो अपने हिसाब से, महंगी चीजों से दूर रहो। तो हमेशा डिपेंड करेगा कि इनकम का फर्क कैसे पड़ना है। अब अगर अपन रिलेशनशिप निकाले इनकम एंड नॉर्मल गुड्स के बीच में, तो बताओ कैसी दिख रही है, पॉजिटिव। और वहीं इनकम एंड इंफीरियर के बीच में नेगेटिव, बिल्कुल। तो हम यूं बोल सकते हैं भाई कि इनकम और नॉर्मल गुड्स के बीच में तो कैसी रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, और वहीं इनकम एंड इंफीरियर के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो हम कभी भी यूं नहीं बोल सकते कि इनकम और गुड्स के बीच में बताओ क्या रिलेशन है, फिर हम पूछेंगे गुड्स भी बताओ कौन से वाले भाई, तभी हम बता पाएंगे। अगर नॉर्मल गुड्स है, लग्जरी गुड्स बोल लो, इनकम और लग्जरी गुड्स पूछे तो आपसे क्या बताओगे, पॉजिटिव। जैसे इनकम बढ़ेगी इंसान लग्जरी की तरफ बढ़ेगा, तो नॉर्मल और लग्जरी एक ही बात है, यहां ध्यान रखना। और इनकम एंड इंफीरियर के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो। क्या ये पॉइंट, ये बात आपको क्लियर है, बताइए इधर, बताइए भाई ऑनलाइन में सभी को ये बात क्लियर है। आज हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। होपफुली आज सभी क्लियर है, सभी को सारी बातें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेलकम ऑल।